बीजेपी इस राफेल को हासिल करने के बाद बच्चों की तरह बकलें बजा रही है। भारतीय नेता इस तैयारे पर ऐसे नारियल फोड़ रहे हैं और इसके टायरों के नीचे लीमू रख रख कर इसका स्वागत किया जा रहा है, जिस पर दुनिया हंस रही है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, आज दिनांक 29 जुलाई 2020 को फ्रांस के तरफ से हिंदुस्तान को 5 रफ़ाइल के फाइटर जेट की डिलीवरी दे दी गई है। ये फ्रांस के रफ़ाइल की डिलीवरी हिंदुस्तान को दिए जाने के बाद पूरे पाकिस्तान में मातम मचा हुआ है और वहाँ के न्यूज़ चैनल्स पे सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान और रफ़ाइल की खबरें चल रही हैं और वो लोग अपने दर्द को छिपाते हुए, गुस्से को दबाते हुए भारत को एक बच्चे की तरह रफ़ाइल की खुशियां मनाते हुए बताने की कोशिश कर रहे हैं न्यूज़ पे। एक्चुअल में वो भारत पर हंसने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी आड़ में दरअसल वो अपने दर्द, अपने खौफ को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो क्लिप के माध्यम से इस परिचर्चा के कुछ अंश। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ व्यूज़ इंफोटेनमेंट। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। और सोशल मीडिया पर कई जोक्स भी बनाए जा रहे हैं कि पहले मोदी जी ने हिफाजत के लिए राफेल खरीदा, करोड़ों रुपए का खर्चा किया और अब इसकी हिफाजत के लिए नारियल और लीमू का इस्तेमाल खूब किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी अब सोच रहे हैं कि राफेल आ गया, जिसकी कमी थी वो अब पूरी हो गई। इस कमी का रोना उन्होंने उस वक्त रोया था जब 27 फरवरी को पाकिस्तान की फिजाया के जांबाजों ने भारत को उसकी औकात याद दिलाई थी। जिस पल भर में हमारी पाक फिजाया ने मकबूजा कश्मीर में न सिर्फ दुश्मन को अपनी बढ़तरी के सबूत दिए, बल्कि 2 भारतीय तैयारे भी मार गिराए और एक पायलट भी गिरफ्तार हुआ। उस वक्त मोदी जी को राफेल की कैसे याद आई थी? 27 फरवरी के बाद उन्होंने क्या बयान दिया था? ये होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो वैसा होता, नतीजा तो फिर भी शायद यही होता। जब दिन की रोशनी में पाक फिजाइया भारत को तिगनी का नाच नचाए और इन्हें बताए कि पाक फिजाइया क्या कर सकती है, तो मोदी को राफेल की याद तो आनी ही थी। लेकिन सवाल ये है कि अब राफेल मिलने के बाद मोदी अपने जारहाना अज़ाइम को पूरा कर सकता है क्या? अब भारत की फिजाई ताकत किसी भी तौर पर पाकिस्तान से बढ़ जाएगी? क्योंकि पाकिस्तान ने किसी भी तौर पर किसी भी तरह के हथियारों की रेस में शामिल न होने का फैसला कर लिया है। पाक फिजाइया की इस वक्त कैपेसिटी क्या है और क्या हम राफेल के बाद भी भारत के किसी भी तरह के जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाने की काबिलियत रखते हैं? जो JF-17 है, एज चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी आप उसको सर्व किया, तो रफ़ाइल के आने से पाकिस्तान एयरफोर्स पे क्या इसका इम्पैक्ट आएगा? बात यह है कि JF-17 की जो बैकग्राउंड है, जब हमने JF-17 शुरू किया था 90 की दहाई में, उसके दरमियान में, तो उससे कम से कम 10 साल पहले भारत ने भी एक तैयारा बनाने का काम शुरू किया था जिसका नाम इन्होंने LCA रखा था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और बाद में अपनी ज़ुबान में उसको तेजा का नाम दिया गया। जब वो तैयारा हमसे इतना आगे चल रहा था तो मैंने जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, उस तैयारे की जो प्रोग्रेस है मैं उसको देखता रहा, मॉनिटर करता रहा और हमारे साथ जो चीनी हमारे दोस्त शामिल थे उनको मैं बताता रहा कि हमें कोशिश ये करनी है कि हम मार्केट में उस तैयारे से पहले आएँ ताकि हमारे तैयारे को मकबूलियत हासिल हो और भारत जो तैयारा इतने अरसे से बना रहा है वो हमसे आगे ना चला जाए। और हमने माशाल्लाह वो तैयारा बड़ी तेज़ी के साथ उसको आगे बढ़ाया और भारत उसमें नाकाम हो गया। आगे तो क्या जाना था, वो बिल्कुल नाकाम हो गया और हद ये हो गई कि उसकी अपनी एयरफोर्स ने वो तैयारा ख़रीदने से इनकार कर दिया। लिहाजा वो भारत की जो इंडियन एयरफोर्स है उसको वो तैयारा कभी भी ज्वाइन ना कर सका। ये है ज़मीनी हक़ाइक़। इस वजह से जो भारत के जहाज़ हैं उसके फ्लीट में, उसकी इन्वेंट्री पर, वो पुराने होते गए और वो लाइफ एक्सटेंशन भी वो लेते रहे। मगर अब वो वक्त आ गया जहां उसके जो पुराने जहाज़ थे उसको फ्लाइंग कॉफिन्स का नाम दिया गया, यानी वो परवाज़ करने वाले कफन बन गए उनके पायलट्स के लिए। और वहाँ पे फिर इसके बारे में बड़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ वो होते रहे, कार्रवाइयाँ भी होती रही कि जी वो जो शख्स जो पायलट हैं उनमें हलाक हो जाते हैं, उनको आपने इतने पुराने तैयारे दिए हुए हैं कि वो तो हिलाक हो जाते हैं। एहतजाज होता रहा इस बात पर। मगर इतने साल बीत गए, भारत इसी कशमकश में रहा कि कौन सा नया तैयारा ख़रीदें जिससे उसके पुराने जो फ्लाइंग कॉफिन्स हैं उनको रिप्लेस किया जाए। और वो उसी कशमकश में और उसी तगोदौ में आज का दिन आ गया। अच्छा, 2016 में उन्होंने फाइनली सिलेक्ट किया। जी, रफ़ाइल के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इस तैयारे से क्या उनको फ़ायदा होगा? जी, रफ़ाल जो है असल में ये भी एक ग्रुप है जहाज़ों का ना,
ये जनरेशन वाइज जहाज चलते हैं। पहले थर्ड जनरेशन जहाज थे, फिर फोर्थ जनरेशन जहाज आ गए। ये फोर्थ जनरेशन है क्या? व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ये है क्या? जरा एक्सप्लेन कर दें व्यूअर्स के लिए। ये जनरेशन का हिसाब जहाज के अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है ये उससे हुआ करता है। जो टेक्नोलॉजी, आप इसकी सिंपल मिसाल ले लें ना, ये आपके यहाँ कंप्यूटर्स नहीं बदलते, कोई आईफोन बन गया, कोई इस तरह का और बन गया, तो ये जो आगे आगे आप चलते हैं, टेक्नोलॉजी लीड करती जाती है और इस तरह फिर जनरेशन आगे चलती हैं। यानी फोर्थ जनरेशन तो बहुत पुरानी हो गई। फोर्थ में रफाल शामिल है, हमारा F-16 जनरेशन में, और JF-17 रफाल शामिल है, F-16 शामिल है, JF-17 शामिल है, ग्रिपन शामिल है, स्वीडन ने बनाया हुआ है, और रशिया के जो सुखोई फाइटर शामिल है, Su-35, रशियन का जो सुखोईज हैं, और नई Su-30 जो उस दिन हमने गिराया, वो भी फोर्थ जनरेशन जहाज है। तो अब बात पूछने वाली ये है कि ये जो मोदी साहब जो तशरीफ लाए टेलीविजन पर और कहने लगे अपनी शर्म को छुपाने के लिए दुनिया के सामने कि अगर रफाल होते तो नतीजा कुछ और होता। अरे भाई, नतीजा कुछ और ना होता। हमने आपका फोर्थ जनरेशन जहाज जो टॉप ऑफ द लाइन आपकी इन्वेंट्री पे है उसे गिराया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नतीजा सिर्फ जहाजों से नहीं आया करता, नतीजे के पीछे जो चीजें होती हैं वो इससे बढ़कर हैं। उसके अंदर आपके पास आपकी क्वालिटी क्या है, ये इट इज द मैन बिहाइंड द गन दैट मैटर्स। तो वो हमारी तरबियत क्या है, हमारे जज्बे क्या हैं। आज तक हमने क्वालिटी को देखा है, हमने क्वांटिटी को नहीं देखा। भारत तो हमेशा हमसे क्वांटिटी में ऊपर रहा। 65 की जंग में उसका यही हिसाब था, हमसे कितना गुना वो बड़ा था, आज भी वही हाल है। तो इसलिए हम क्वांटिटी का मुकाबला क्वालिटी से किया करते हैं। ये बात समझने वाली है। अच्छा एयर मार्शल, कभी समझ नहीं आएगी। ठीक है, आपने बात की। अब पाकिस्तान को क्या इस पे करना चाहिए? पाकिस्तान, अब J-10 की भी बात हो रही थी, हम भी मजीद किसी जहाज के लिए जाना चाहिए या अपने इसी इन्वेंट्री पे इन्हिसार करना चाहिए? जी, मैं उसके बारे में भी आपको अपडेट करूं। जब हमने JF-17 बनाया था तो हमने उस वक्त इतना हमें एतमाद हासिल हुआ क्योंकि पाकिस्तान में जहाज की डिजाइनिंग डेवलपमेंट कभी भी नहीं थी। ये कामरा, ये तो हमारी एक ओवरऑल फैक्ट्री थी। जब JF-17 के दौर से हम गुजरे तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया डिजाइन एंड डेवलपमेंट, यानी एक मैन्युफैक्चरिंग का वहां पे हमने उसकी बुनियाद रख दी और उससे इतना एतमाद हमने हासिल किया। ये मैं बात कर रहा हूँ 2004-2005 की। तो आज तकरीबन 15 साल में हमने इतना एतमाद हासिल कर लिया और उस वक्त भी हमारी विजन यही थी। उस वक्त की विजन में हमने लिखा हुआ है कि ये फोर्थ जनरेशन जहाज है, अब दुनिया चलेगी फिफ्थ जनरेशन की तरफ। तो जब दुनिया फिफ्थ जनरेशन की तरफ चलेगी, पाकिस्तान खुद से फिफ्थ जनरेशन जहाज इंशाल्लाह बनाएगा। उसमें हम किसी की मदद हासिल नहीं करेंगे। पहले तो हमारे साथी थे चीन वाले, तो अब हमने उसकी मदद हासिल नहीं करनी और फिफ्थ जनरेशन जहाज के लिए हमने अपना सारा काम जो है वो शुरू कर रखा है। और इंशाअल्लाह आप सुनेंगे कि फिफ्थ जनरेशन जो इस वक्त 3 मुल्कों ने बनाया है और उनमें से सिर्फ एक मुल्क है जहां वो जहाज ऑपरेशनल हुआ है और वो है अमेरिका, JSF-35 के नाम से। और रूस ने जो बनाया है, इसी तरह चीन ने जहाज जो बनाया है, वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुए। यानी इस दौर का अभी आगाज है और पाकिस्तान इस दौर में दाखिल हो चुका है। हमने इंशाअल्लाह ये खुद बनाना है। वो जो आपका सवाल है कि आइंदा हमें क्या करना चाहिए, हमारा जवाब है फिफ्थ जनरेशन जहाज, जो कि इस जनरेशन से अब आगे होगा। तो अभी तक टॉप ऑफ द लाइन फोर्थ जनरेशन जहाज हैं और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ्लाइंग कॉफिन्स का मसला नहीं है। हमारे जो जहाज पुराने हुए, हमारी विजन भी यही थी कि हम पुराने जहाजों को अपने ही JF-17 से रिप्लेस करते जाएंगे और हम 100 से ज्यादा जहाज रिप्लेस कर चुके और हिंदुस्तान में सैकड़ों जहाज हैं जो फ्लाइंग कॉफिन्स हैं, वो उनको रिप्लेस नहीं कर पाए। और अभी पहला जो है वो रफाल वहां पहुंचा है। ये साल हा साल लगेंगे उनके मजीद रफाल लाने में और वो सैकड़ों जहाज कैसे रिप्लेस करेंगे, ये एक बहुत महंगा काम है। हमारे तो चूंकि अब हाथ में आ गया और इसमें ऑलरेडी हम ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 कर चुके, अब ब्लॉक 3